Hey everyone, I hope you are doing well. So my name is शिवानी गुप्ता and welcome to my channel Learn with Shini. आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की सिविक्स का चैप्टर पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट। इसके पहले के मैंने चैप्टर्स ऑलरेडी करा दिए हैं, उसकी जो लिंक है प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। उसके अलावा मैंने हिस्ट्री के भी कुछ चैप्टर्स कराए हुए हैं क्लास 10th के, उसके भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। इसके पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं साइंस की भी वीडियोज बहुत जल्दी ही अपलोड करने वाली हूँ हमारे चैनल पे। तो आप लोगों ने अगर जो भी लोग नए हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए तो उसकी अपडेट आपको मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। तो देखिए चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे, इसके पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाऊंगी कि हम लोगों ने पढ़ा था एक चैप्टर पावर शेयरिंग। याद है पावर शेयरिंग में हमने देखा था कि कैसे डेमोक्रेसी में जो भी गवर्नमेंट होती है वो आपस में पावर को शेयर करके चलती है, पढ़ा था। तो अभी हम बात करेंगे कि डेमोक्रेसी में और क्या चीजें होती है। डेमोक्रेसी में आप एक चीज देखोगे कि शेयर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कुछ लोगों के इंटरेस्ट अलग है, कुछ के इंटरेस्ट अलग है, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, डिफरेंसेस होते हैं लोगों में, ठीक है। तो ये जो डिफरेंसेस होते हैं हमेशा ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में एक्सप्रेस किए जाते हैं लोगों के द्वारा। तो इस चैप्टर में हम लोग वही पढ़ेंगे कि कैसे ये जो भी डिफरेंसेस होते हैं ये एक्सप्रेस किए जाते हैं और ये डेमोक्रेसी को शेप करते हैं, ठीक है, ये पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, जो भी ऑर्गेनाइज्ड वे में एक्सप्रेस किए जाते हैं स्ट्रगल्स को, इसमें नॉर्मल सिटीजन, एक ऑर्डिनरी सिटीजन का रोल क्या होता है, वो कैसे अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये पढ़ेंगे हम लोग इस चैप्टर में। तो सबसे पहले चैप्टर शुरू होगी दो स्टोरी से। स्टोरी से समझिएगा आप लोग, बहुत ही इजी वे में पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगी। ये चैप्टर समझ लीजिए आपके सिविक्स का सबसे इजीएस्ट चैप्टर है, ठीक है ना। तो बहुत आराम से पढ़िएगा, कहानी की तरह समझिएगा, कुछ नहीं है आपको जो भी कंफ्यूजन है, डाउट है, सब मैं क्लियर करा देने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो देखिए मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी इन नेपाल, दिस इज द फर्स्ट स्टोरी। नेपाल की कहानी है। क्या होता है, नेपाल में एक पॉपुलर मूवमेंट होता है एट अप्रैल 2006, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये मूवमेंट जो था ये था डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने के लिए। रिस्टोर करने की बात क्यों कर रहे हैं, मतलब डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करने की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द रिस्टोरिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन नेपाल, ठीक है। तो रिस्टोरिंग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि नेपाल में होता है भाई, पहले मोनार्कियल सिस्टम चल रहा था, राजा महाराजा थे। 1990 में इनको डेमोक्रेसी मिली, ठीक है। अब यहाँ पे जो किंग बनता है वो बस नाम का होता है, और किंग कौन था उस टाइम पे, किंग थे वीरेंद्र, ठीक है ना। तो वहां पे वो किंग जो थे, अब यहाँ पे डेमोक्रेसी आ गई। लेकिन क्या होती है कंडीशन, यहाँ पे किंग आ गए, पार्लियामेंट को पावर मिल गई, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन 2001 में जो ये वीरेंद्र किंग होते हैं इनकी हत्या हो जाती है, फिर उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद एक न्यू किंग आते हैं जिनका नाम है ज्ञानेंद्र, और ये फरवरी 2005 में इन्होंने जो भी पार्लियामेंट थी और जो भी प्राइम मिनिस्टर थे उनको उनकी पावर से हटाए थे, मतलब प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस कर दिया और जो पार्लियामेंट थी उसको क्या कर दिया, डिसॉल्व कर दिया, जिसकी वजह से लोगों में गुस्सा भड़कता है और अप्रैल 2006 में लोग उतर आते हैं मूवमेंट करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए आपने देखा कैसे जो यहाँ पे डेमोक्रेसी इनको मिली थी उसको किंग ज्ञानेंद्र ने छीन लिया और इसी को रिस्टोर करने के लिए लोगों ने फिर से मूवमेंट करा अप्रैल 2006 में। अब ये मूवमेंट में क्या था, कैसे करा, देखिए मूवमेंट में सबसे पहले 7 पार्टी अलायंस बनती है। सबसे जो मेजर पॉलिटिकल पार्टी थी उन लोगों ने मिलके 7 पार्टी अलायंस बनाया, जिसको हम लोग SPA बोलते हैं। और इस पार्टी ने, इस जो भी एक तरह से ग्रुप आप बोल सकते हो, ग्रुप ऑफ पार्टी ने काठमांडू जो कि कैपिटल है नेपाल की, वहां पे 4 डे स्ट्राइक बुलाया, ठीक है, 4 दिन का स्ट्राइक करने को बुलाया, जिसमें सब लोगों ने जाके स्ट्राइक करा। उसके बाद इस जो ग्रुप थी इसको बाद में किसने ज्वाइन किया, माओइस्ट इंसर्जेंट ने ज्वाइन किया, और इसके अलावा और भी ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने ज्वाइन किया। माओइस्ट कौन थे, माओइस्ट जो थे वो माओ की आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे। माओ एक चाइना जब रेवोल्यूशन होता, चाइनीज रेवोल्यूशन में जो माओ थे उनकी आइडियोलॉजी इस तरीके से थी कि अगर आप वर्कर्स को और जो पीजेंट्स हैं उनको उनका एक तरह से उनका रूल लाना चाहते हो तो आपको जो गवर्नमेंट है उसको ओवरथ्रो करना होगा विद द हेल्प ऑफ आर्म्ड रिवेलियन। मतलब उनका था कि आप जाके, आपको शांति से रह के कुछ नहीं करना, आपको रेवोल्यूशन लाना है तो आपको जाके लड़ना पड़ेगा, भिड़ना पड़ेगा। इस तरह से उनकी जो भी आइडियोलॉजी थी माओइस्ट की, तो उसी तरह की आइडियोलॉजी के यहाँ पे भी नेपाल में लोग थे, माओइस्ट इंसर्जेंट। इन्होंने भी नेपाल की जो ये डेमोक्रेसी के लिए मूवमेंट था इसमें आके उन्होंने ज्वाइन किया। इसके अलावा और भी ऑर्गेनाइजेशन ने ज्वाइन किया। चलो तो मूवमेंट तो शुरू हो गया, लोगों ने जो भी कर्फ्यू लगा था उसको डिफाई कर दिया, लोगों ने इग्नोर कर दिया और लोग धीरे धीरे बढ़ते चले गए। पहले 1 लाख लोग थे, धीरे धीरे 2 लाख, 4 लाख,
एक टाइम तो ऐसा आया 21 अप्रैल को 3 से 5 लाख लोग इकट्ठा हुए और यहाँ पे जो लोग थे उन्होंने जो भी राजा थे उसको अल्टीमेटम दिया कि अगर हमारी डिमांड पूरी नहीं होती है तो हम क्या कर देंगे, हम धरने पे उतर जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 21 अप्रैल को अल्टीमेटम दिया था 3 डिमांड्स। तो डिमांड्स ध्यान से देखिएगा कौन कौन सी थी। पहली डिमांड थी रिस्टोरेशन ऑफ पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट को वापस से रिस्टोर किया जाए। सेकंड थी ऑल पार्टी गवर्नमेंट, मतलब जो भी पहले थी सिस्टम की सारी पार्टी जो है वो आके इलेक्शन लड़ सकती हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट बना सकती हैं, वो सिस्टम। और तीसरा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए नए कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। ये दीज आर द 3 डिमांड्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तो अब ये 3 डिमांड थी, अल्टीमेटम दिया गया और 24 अप्रैल को जब अल्टीमेटम का लास्ट डे होता है 24 अप्रैल 2006, उस दिन जो राजा था, किंग था, उसने इनकी सारी डिमांड्स क्या करी, मान ली, ठीक है। और यहीं पे नए पीएम बनते हैं, जो भी नई इंतरिम गवर्नमेंट बनती है ना, वहां उसके पीएम होते हैं गिरिजा प्रसाद कोइराला। और जो एसपीए थे और माओइस्ट, इन दोनों ने मिलकर कहीं ना कहीं डिसाइड किया आपस में बैठे, क्योंकि आइडियोलॉजी बहुत अलग थी। माओइस्ट पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं करते थे लेकिन एसपीए फॉलो करती थी। तो यहाँ पे दोनों साथ में बैठे और इन्होंने मिलकर डिसाइड किया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसी होगी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, ठीक है। तो इस तरह से दिस वाज द स्टोरी ऑफ नेपाल। तो अब नेक्स्ट स्टोरी देखते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि दोनों स्टोरी का मतलब क्या था। सो नेक्स्ट स्टोरी इज अबाउट बोलीविया। बोलीविया वाटर वॉर है, पानी से लड़ाई नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, वाटर के लिए यहाँ पे लड़ाई होती है। देखिए क्या होता है कि बोलीविया जो है इट इज अ पुअर कंट्री लैटिन अमेरिका में एक बहुत ही गरीब देश है बोलीविया। यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने यहाँ की गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया। किस लिए प्रेशराइज किया कि गवर्नमेंट क्या करे, जो भी पानी का कंट्रोल है, वाटर सप्लाई का जो कंट्रोल है, उसको म्यूनिसिपैलिटी से हटा के किसको दे दे, मल्टीपल नेशनल कॉर्पोरेशन या कंपनी एमएनसी को दे दे, ठीक है। तो इसी की वजह से जो गवर्नमेंट थी वो बहुत ही प्रेशराइज हो जाती है और उसने जो कोचाबम्बा एक सिटी है वहां पे, उसकी जो वाटर सप्लाई के राइट्स थे उसको एमएनसी को दे दिया, ठीक है। अब एमएनसी को जैसे ही राइट मिला, एमएनसी ने वाटर की प्राइस जो थी वो 4 टाइम्स क्या करी, बढ़ा दी, इंक्रीज कर दी। अब जिसकी इनकम अगर 5000 पर मंथ इनकम है तो उसका जो वाटर का बिल आ रहा है वो 1000 आ रहा है। सोचिए कितना ज्यादा यहाँ पे लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही थी कि यहाँ पे 5000 में से 1000 आपको पानी के लिए ही बिल पे करना पड़ रहा है। तो इसी वजह से लोगों में गुस्सा आया। जनवरी 2000 को एक नया अलायंस बनाया लोगों ने, जिसमें लेबर, ह्यूमन राइट्स, ये सारे लोग मिलके आए 4 दिन के स्ट्राइक पे, ठीक है। 4 दिन का स्ट्राइक करा इन लोगों ने। तो गवर्नमेंट क्या करी, गवर्नमेंट एग्री हो गई कि चलो हम नेगोशिएट करेंगे, ठीक है, लेकिन उससे कुछ होता नहीं है, ठीक है। देन नेक्स्ट लोगों ने फरवरी में फिर से शुरू किया मूवमेंट करना। देन उसके बाद जो गवर्नमेंट थी, पुलिस ने ब्रूटली रिप्रेस कर दिया इनके मूवमेंट को। देन अगेन अप्रैल में ये लोग स्ट्राइक पे बैठते हैं, गवर्नमेंट मार्शल लॉ इंपोज करती है, लेकिन फिर भी लोग जो होते हैं, लोग पीछे नहीं हटते हैं। फाइनली जो एमएनसी थी, एमएनसी जो उनका सिटी है, सिटी को छोड़ के भाग जाती है। कॉन्ट्रैक्ट जो एमएनसी के साथ था वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है एंड वापस से जो वाटर सप्लाई का राइट था किसके पास आ जाता है, वापस से आ जाता है हमारी म्यूनिसिपैलिटी के पास में, ठीक है। तो दोनों ही चीज में आप देख रहे हो कहीं ना कहीं स्ट्रगल्स हो रहे हैं। चैप्टर ध्यान से देखिएगा, पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट, स्ट्रगल हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में सिमिलैरिटी क्या है वो समझेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए, पहले डिफरेंस देखते हैं क्या है। डिफरेंस ये है कि जो नेपाल में हमने मूवमेंट देखा, दिस वाज अबाउट टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी के फाउंडेशन के लिए यहाँ पे हम न्यू रख रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट कैसी होगी। तो ये हो रहा है यहाँ पे नेपाल में। लेकिन बोलीविया में क्या हो रहा है, बोलीविया में ऑलरेडी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। यहाँ पे उस गवर्नमेंट की एक स्पेसिफिक पॉलिसी को लेकर जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस वाज अ डिफरेंस बिटवीन नेपाल एंड बोलीविया। दोनों में ही स्ट्रगल हो रहे हैं, बट एक में आप डेमोक्रेसी लाने के लिए कर रहे हो और एक में आप देख रहे हो कि डेमोक्रेसी है वहां पे, लेकिन फिर भी आप वहां पे उसकी गवर्नमेंट की पॉलिसी के रिगार्डिंग यहाँ पे स्ट्रगल हो रहा है। सिमिलैरिटी की बात करते हैं, सिमिलैरिटी क्या है। तो सिमिलैरिटी में देखिए, दोनों में ही अगर आप एक चीज नोटिस करो तो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब कुछ पॉलिटिकल मुद्दे को लेके कॉन्फ्लिक्ट है ना। और इसी की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रगल हो रहा है, मतलब पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से यहाँ पे स्ट्रगल हो रहा है। दूसरा यहाँ पे अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो आप देख रहे हो मास मोबिलाइजेशन, मतलब जो लोग हैं वो सड़कों पे उतर आ रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, मास मोबिलाइजेशन हो रहा है। एंड थर्ड क्या है कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन का रोल है यहाँ पे, क्रिटिकल रोल ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है
जो इस स्ट्रगल में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है अभी हम लोग पढ़ेंगे, उन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ेंगे। अब हम इन सारी जो भी हमने पढ़े ये स्टोरीज और जो भी पॉइंट्स निकल के आए, डिफरेंस, सिमिलैरिटी, यहाँ से हम कुछ कंक्लूजन निकालेंगे, ठीक है। दैट फर्स्ट इज डेमोक्रेसी यूजुअली इन्वॉल्व कॉन्फ्लिक्ट मेनली व्हेन ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी, एक्सपेंशन, डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब डेमोक्रेसी है तो आप वहां पे बोलोगे कि भाई वहां कॉन्फ्लिक्ट है। अब वो कॉन्फ्लिक्ट क्या हो सकता है, या तो आप फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी, आप डेमोक्रेसी लाने के लिए कर रहे हो तब कॉन्फ्लिक्ट होगा, या फिर डेमोक्रेसी को एक्सपैंड करना चाह रहे हो तो भी कॉन्फ्लिक्ट होगा, और या फिर डेमोक्रेसी को मजबूत करना चाह रहे हो, डीप करना चाह रहे हो तो भी कॉन्फ्लिक्ट होगा। मतलब डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी इवॉल्व्स थ्रू कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट से ही डेमोक्रेसी इवॉल्व होती है। दूसरी चीज, डेमोक्रेटिक कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व थ्रू मास मोबिलाइजेशन। जो भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं इनमें ये मेनली किससे सॉल्व होते हैं, मास मोबिलाइजेशन। कभी कभी होता है कि लोग आपस में सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम अगर आप देखोगे तो ये मास मोबिलाइजेशन के थ्रू ही सॉल्व होते हैं। जैसे अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ले, हमारे यहाँ पे एनसीएम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था कि लोग डेमोक्रेसी उनको चाहिए थी, इसलिए लोग सड़क पे आके वो लोग मूवमेंट किया था उन लोगों ने। थर्ड, स्पॉन्टेनियस पब्लिक पार्टिसिपेशन बिकम्स इफेक्टिव विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिक्स। मतलब लोग आके मूवमेंट कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इनका जो भी लोग जो चाहते हैं, लोगों का जो इंटरेस्ट है वो और ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है अगर उसमें कोई ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिक्स आके पार्टिसिपेट करने लगती है। कौन कौन सी है ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिक्स, एक है पॉलिटिकल पार्टीज, एक है प्रेशर ग्रुप्स और एक है मूवमेंट ग्रुप्स, ठीक है। तो ये सारी पार्टीज एक ग्रुप्स हैं जो ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिक्स इनको बोला जाता है, और ये अगर स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करती है वो और ज्यादा क्या हो जाता है, वो अफेक्टेड हो जाता है, ठीक है। तो अब ये कौन कौन सी होती है इनको समझेंगे हम लोग थोड़ा सा। तो पहले पढ़ेंगे हम लोग मोबिलाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं कि लोगों को मोबिलाइज किया जा रहा है, मास मोबिलाइजेशन हो रहा है, तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है, दोनों की कहानियों से पहले हम लोग समझेंगे। तो अगर नेपाल में देखें तो नेपाल में आपने देखा एसपीए था, नेपालीस कम्युनिस्ट पार्टी थी, लेबर यूनियंस थी, और उसके अलावा टीचर, लॉयर एटसेट्रा, इन सबका रोल था कहीं ना कहीं जो भी नेपाल का क्या हुआ था, मोबिलाइजेशन हुआ था, ठीक है ना। अब दूसरा अगर हम देखें बोलीविया में, तो बोलीविया में आपने देखा फेडेकोर एक ऑर्गेनाइजेशन थी यहाँ पे, जो जिसमें जो लोग थे वो कौन थे, मेनली लोकल प्रोफेशनल थे, इंजीनियर थे, ये सारे लोग इसके क्या थे, मेंबर थे, और इन्होंने आके कहीं ना कहीं बोलीविया का जो भी मूवमेंट हुआ इसको सपोर्ट किया। इसके अलावा इसमें फार्मर्स थे, मिडिल क्लास स्टूडेंट्स थे, और भी एक सोशलिस्ट पार्टी थी जो बाद में चल के इलेक्शन जीतती है 2006 में, उसने भी यहाँ पे इस मूवमेंट को क्या किया था, सपोर्ट किया था। तो आप देख रहे हो कि इतने लोगों ने मूवमेंट को सपोर्ट किया था, जिसकी वजह से मूवमेंट कहीं ना कहीं आगे चल के सक्सेसफुल हुआ। तो एक अच्छा खासा रोल रहता है इन ऑर्गेनाइजेशन का किसी भी मूवमेंट को लेकर। चलिए, तो आप देखते हैं ये लोग किस तरह से पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, वेज टू इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स। एक तो ये लोग कर सकते हैं डायरेक्ट पार्टिसिपेशन से। डायरेक्ट पार्टिसिपेशन मतलब कि इन्होंने अपनी पार्टी बनाई, पार्टी बना के इलेक्शन लड़ा और गवर्नमेंट सरकार बना ली, एक तो हो गया डायरेक्ट पार्टिसिपेशन। दूसरा होता है इनडायरेक्ट वे, मतलब इन्होंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, कुछ लोग आगे, ग्रुप आगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन बने, और ये इनकी कुछ एक्टिविटीज ऐसी हो रही हैं कि वो उनकी एक्टिविटीज से वो गवर्नमेंट को क्या कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं कि उनकी गवर्नमेंट उनकी बात मान ले, ठीक है। तो एक तो ये तरीका इनका हो सकता है, एक है डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट। सो ये तो दो तरह के चीजें होती हैं पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करने की। तो यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट की बात करें तो डायरेक्ट में पॉलिटिकल पार्टीज आ जाती हैं, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी हम लोग इस चैप्टर में इनडायरेक्ट वे से जो भी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती हैं, उसको पढ़ेंगे। तो इनडायरेक्ट वे में आएंगे प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट ग्रुप। तो अब हम पढ़ेंगे प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट ग्रुप्स। प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। सो प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, मूवमेंट्स क्या होते हैं। प्रेशर ग्रुप की अगर सीधी सी बात करें तो ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होती है जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है, ठीक है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है, जिसमें एक परफेक्ट लीडरशिप होती है, सब कुछ बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर ग्रुप्स। इसमें मेनली क्या होता है, एक स्पेसिफिक एक मैटर को लेके ये कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, और ये अगर हम बात करें तो कुछ लोग होते हैं, एक सेलेक्टिव लोग होते हैं, चाहे वो आप देखते होंगे ट्रेड यूनियन, या फिर आपने देखा होगा एक लॉयर है, उन्होंने अपना एक यूनियन बना लिया, इंजीनियर है, उन्होंने अपना यूनियन बना लिया। तो ऐसे यूनियन बना के वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की पॉलिसीज को प्रेशराइज करते हैं।
मूवमेंट क्या होते हैं? सो मूवमेंट, देखिए आपने नाम सुना होगा नर्मदा बचाओ आंदोलन, एंटी लिकर मूवमेंट, इसके अलावा बहुत सारे मूवमेंट, आंदोलन सुना होगा। तो आंदोलन प्रेशर ग्रुप से कैसे अलग होते हैं? तो आंदोलन क्या होती है? एक लूज ऑर्गेनाइजेशन होती है, मतलब कुछ लोग इकट्ठा हुए, कुछ ग्रुप आए, उन्होंने मिलके आंदोलन करना शुरू कर दिया, मूवमेंट करना शुरू कर दिया। अब उसमें कोई क्लियर लीडरशिप नहीं है कि हाँ वही बंदा है, वही बोलेगा तो उसकी बात सब लोग मानेंगे, सब अपनी अपनी करे जा रहे हैं, ठीक है। तो वो वहां पे लीडरशिप जो है वो क्लियर नहीं होती है, इसलिए उसके जो डिसीजन होते हैं बहुत ही फ्लेक्सिबल डिसीजन होते हैं। सो मूवमेंट में सिंपल सी चीज है कि ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही लूज होती है और इसके डिसीजन जो होते हैं बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं। मूवमेंट, तो डिफरेंस समझ में आ गया आपको कि प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है, ये हालांकि ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं होता है। अब हम कुछ ग्रुप्स की बात करेंगे। जैसे नंबर 1 दिया है सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप, तो नाम से क्लियर हो रहा है दैट इट सीक्स टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर सेक्शन। जो मैंने बताया ऊपर कि इसे ट्रेड यूनियन है, लेबर टीचर्स का यूनियन है, लॉयर्स का यूनियन है, तो ये लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए क्या करते हैं, गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं, तो इनको बोलेंगे हम लोग सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप। सेकेंड वन इज पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप, तो ये एक सेक्शन की बजाय पूरे सोसाइटी एज अ होल को कहीं ना कहीं दिमाग में लेके चलते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को, उनके इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के सामने रखते हैं। जैसे हमने देखा था कि हमारे बोलीविया के केस में फेडाकॉन वाज एन ऑर्गेनाइजेशन, इसने पार्टिसिपेट किया बोलीविया के वाटर वॉर में, उसको कोई हालांकि मतलब नहीं था लेकिन फिर भी उसने पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा बैमसेफ, यहाँ पे जो बैमसेफ है इसका फुल फॉर्म है बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन, ये मेनली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज से बनी हुई है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है फेडरेशन है। और ये लोग बात करते हैं कि जो भी गवर्नमेंट ऑफिसेज में आप देखते हो कि कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, उसको रोकने के लिए यहाँ पे ये फेडरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। ये हालांकि गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज हैं उसको तो एड्रेस करती है, साथ ही साथ ये जो सोसाइटी में कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन होता है कास्ट को लेकर, उसको भी एड्रेस करती है, ठीक है। सो यहाँ पे ये हो गया हमारा पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप। नेक्स्ट वन इज मूवमेंट ग्रुप। अब मूवमेंट ग्रुप में भी वैरायटी होती है, दो तरह की होती है, एक होती है जो शॉर्ट टर्म होती है और इशू स्पेसिफिक होती है। इसका सिंपल से एग्जांपल है हमारा नेपालीज मूवमेंट। इसमें आपने देखा कि कैसे लोग मूवमेंट करने आए, उन्होंने उनका जो आप बोलो मुद्दा था, मुद्दा क्या था कि उनको डेमोक्रेसी वापस चाहिए थी, डेमोक्रेसी रिस्टोर करनी थी। एक शॉर्ट पीरियड के लिए उनका मूवमेंट चला, फिर खत्म हो गया, तो इशू स्पेसिफिक था और बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए, राइट। नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म एंड मोर देन वन इशू। कुछ मूवमेंट्स ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टाइम से चल रहे हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म उनको मूवमेंट बोलते हैं, एंड उनका जो मुद्दा होता है, इशू होता है, वो एक से ज्यादा। जैसे अगर हम बात करें विमेन्स मूवमेंट, आपने सुना होगा, तो एक इशू को लेके नहीं होता है, विमेन से रिलेटेड होता है, लेकिन बहुत सारे इशूज होते हैं। एनवायरमेंटल मूवमेंट होते हैं, तो ये सारे जो मूवमेंट होते हैं ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, इनके जो मुद्दे होते हैं, इशू होते हैं, वो एक से ज्यादा होते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि ये जो ग्रुप्स हैं ये किस तरीके से पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो आप सिंपल सा बोलोगे कि ये जो है, ये तो आप खुद दिमाग लगा सकते हो कि स्ट्राइक करेंगे। जैसे आपने नेपाल के केस में देखा था, नेपाल में क्या किया, उन्होंने स्ट्राइक करा, बोलीविया में भी उन्होंने स्ट्राइक करा, तो स्ट्राइक कर देंगे और ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली पहले ये स्ट्राइक करते हैं। अगर कोई बिजनेस ग्रुप है, बिजनेस यूनियन का कोई ग्रुप है, तो वो क्या करेगा, वो एडवर्टीजमेंट करेगा, उसके थ्रू गवर्नमेंट की पॉलिसीज को प्रेशराइज करने की कोशिश करेगा। तो ये इस तरह से ये लोग जो हैं वो गवर्नमेंट को, पॉलिटिक्स को प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं। अब बात करें ये ग्रुप का पॉलिटिकल पार्टीज से क्या रिलेशन है, तो पॉलिटिकल पार्टी से बहुत रिलेशन होते हैं। आपने सुना होगा कि बहुत सारी जो भी प्रेशर ग्रुप्स होती हैं वो डायरेक्टली किसी पॉलिटिकल ग्रुप का, पॉलिटिकल पार्टी का क्या होती है, एक्सटेंड हैंड होती हैं, मतलब वो बहुत ही सीधे सीधे उस पॉलिटिकल पार्टी से क्या करती हैं, रिलेशन रखती हैं, ठीक है ना, उसकी आइडियोलॉजी को क्या करती हैं, फॉलो करती हैं। या फिर आप देखते होंगे दूसरा केस हो सकता है कि कभी कभी प्रेशर ग्रुप्स जो होती हैं, मूवमेंट ग्रुप होती हैं, वो उन्होंने मूवमेंट करा, बाद में आगे चल के वो एक पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है। जैसे इसका अच्छा खासा एग्जांपल है कि जब असम में मूवमेंट हुआ था, देन असम में असम गण परिषद बनी थी, जो बाद में चल के क्या हुई थी, एक पॉलिटिकल पार्टी बन गई थी। एंड दूसरा अगर हम तमिलनाडु में बात करें तो मूवमेंट के बाद वहां पे डीएमके, एआईएडीएमके जैसी पार्टी देखने को मिली। तो मूवमेंट से कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज निकल के आती हैं। हालांकि एक जरूरी नहीं है कि पार्टीज का और ये जो प्रेशर ग्रुप है इनकी आइडियोलॉजी मैच करे, कभी कभी इनकी आइडियोलॉजी क्या करती है, बहुत डिफर करती है, ठीक है, एक दूसरे को अपोज भी करते हैं।
सो दिस वॉज द रिलेशन बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप। नाउ द नेक्स्ट वन हम लोग देखेंगे कि क्या ये जो इन्फ्लुएंस करती हैं ये डेमोक्रेसी के लिए हेल्दी है कि नहीं है। तो इसको हम दोनों साइड से समझेंगे, प्रोज एंड कॉन्स दोनों समझेंगे। तो फर्स्ट हम देखेंगे डीमेरिट्स कि इसकी कमियां क्या क्या हैं, क्या ये इसका इम्पैक्ट जो होता है क्या हमारे लिए हार्मफुल होता है, डेमोक्रेसी के लिए हार्मफुल होता है। तो फर्स्ट वन इज कि डेमोक्रेसी में अगर हम बात करें तो एक सेक्शन की हम लेके नहीं चल सकते, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आप देख रहे हो सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप एक सेक्शन के इंटरेस्ट को प्रमोट करने की बात कर रहा है। सो दिस इज हार्मफुल फॉर डेमोक्रेसी कि डेमोक्रेसी प्रमोट नहीं कर सकते। व्हाट इज द नेक्स्ट है दीज आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। यस, अगर आप पॉलिटिकल पार्टी की बात करते हो तो वो उसको पता है कि मुझे नेक्स्ट टाइम फिर से इलेक्शन लड़ना है, ठीक है, तो 5 इयर्स बाद मुझे वापस से यहीं पे आना है लोगों से वोट मांगने, तो वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होके रोल प्ले करती है। लेकिन जो ये प्रेशर ग्रुप्स होते हैं इनको कोई इलेक्शन नहीं लड़ना, इनको बेसिकली पब्लिक का सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट मिला अब ये जो चाहे करेंगे, ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं और अकाउंटेबल नहीं होते हैं। लास्ट वन इज कि कभी कभी हम देखते हैं कुछ प्रेशर ग्रुप्स या फिर मूवमेंट ग्रुप ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज्यादा फंडिंग की जाती है, बड़े बड़े रिच और पावरफुल लोग उनको फंडिंग करते हैं, इनको पब्लिक सपोर्ट उतना नहीं होता है लेकिन इनके पास पैसे बहुत होते हैं और पैसे होने की वजह से कभी कभी ये पब्लिक डिस्कशन को क्या कर सकते हैं अपने फेवर में हाईजैक कर लेते हैं, ठीक है। सो दीज आर द डीमेरिट्स ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द पॉलिटिक ऑफ द प्रेशर ग्रुप्स, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज मेरिट्स कि इनके मेरिट्स क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि ये जो प्रेशर ये लोग रूलर्स पे लगाते हैं, ये प्रेशर जो है डेमोक्रेसी के लिए कहीं ना कहीं हेल्दी है, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या है कि आप गवर्नमेंट को क्या करो, अकाउंटेबल बनाओ, रूलर को अकाउंटेबल बनाओ। तो ये कहीं ना कहीं हो रहा है, रूलर को अकाउंटेबल बना रही है ये सारे ग्रुप्स। दूसरी चीज है कि जब गवर्नमेंट प्रेशर में आती है, किसी भी रिच पर्सन के, पावरफुल लोगों के प्रेशर में आती है, तब ये इंटरेस्ट ग्रुप कहीं ना कहीं उनको प्रेशराइज करके उनको ध्यान दिलाती है कि आप उन लोगों के लिए काम करने नहीं आए हो, आप एक जो ऑर्डिनरी सिटीजन है उनके लिए काम करने आए हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे प्रेशर ग्रुप अपना रोल प्ले कर सकती हैं। एंड द लास्ट, जब बहुत सारे ग्रुप किसी सोसाइटी में, अगर बहुत सारे हर सेक्शन के लोग कहीं ना कहीं ग्रुप बनाएंगे, अपनी बात गवर्नमेंट के सामने रखेंगे, देन गवर्नमेंट के सामने सारे लोगों की बात निकल के आएगी। ऐसा नहीं है किसी एक सेक्शन का डोमिनेंस हो जाएगा उस सोसाइटी में, तो सारे लोग कहीं ना कहीं आपस में अपनी बातें को रख सकते हैं, कोई डोमिनेट नहीं कर सकता है, ठीक है, सोसाइटी में। सो ये थे आपके जो ये सारे ये सब प्रेशर ग्रुप्स के जो इन्फ्लुएंस है वो डेमोक्रेसी में हेल्दी है कि नहीं है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। सो यहीं पे आपका चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको सारे भी जो भी टॉपिक्स थे क्लियर हो गए हो। अभी भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पे आप डीएम करके पूछ सकते हो। मैं सारे आपके जो भी क्वेरीज होंगी उसके आंसर करती हूँ वहां पे, तो आप मुझे जो भी प्रॉब्लम हो वहां पूछ सकते हो। एंड यस, अगर वीडियो आपको पसंद आई है देन इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों एंड क्लासमेट्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि मेरी जो भी न्यू वीडियोस हैं आपको उसके अपडेट्स मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।